प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका अध्यापक आनंद कुमार शुक्ल हूँ। पिछली कक्षा में हमने प्रेमचंद की विचार यात्रा को जाना और समझा था। इस कक्षा में हम प्रेमचंद की साहित्य यात्रा को, उनके साहित्यिक जीवन को और उस समय के साहित्यिक परिदृश्य में प्रेमचंद के योगदान को समझने और जानने का प्रयत्न करेंगे। जिस दौर में प्रेमचंद का हिंदी साहित्यिक परिदृश्य पर उदय होता है, उस दौर में यदि देखा जाए तो हिंदी कहानियां संपूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई थीं। आपको पिछली कक्षा में ही मैंने बताया था कि प्रेमचंद ने सबसे पहले उर्दू में लिखना शुरू किया और उसके बाद वे हिंदी भाषा में आए, हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया। हिंदी साहित्य में 1910-11 के आसपास कहानियों का परिदृश्य उभर रहा था। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य शुक्ल ने इंदुमती को पहली कहानी माना है और इंदुमती पर पहली कहानी है या नहीं, इस पर बहुत विवाद है, क्योंकि बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि यह एक अनूदित रचना है। हालांकि जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो उसमें इंदुमती को पहली कहानी घोषित करने के बाद भी रामचंद्र शुक्ल जी ने एक अड़ंगा लगा ही दिया है कि यदि यह किसी बांग्ला कहानी की छाया लेकर नहीं लिखी गई है तो, और जाहिर तौर पर बाद में चल करके द्विवेदी जी ने बताया कि यह शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का छायानुवाद है। इस प्रकार से देखें तो 1910-1911 के आसपास तक हिंदी कहानी का संपूर्ण परिदृश्य स्पष्ट नहीं होता है। उस बलवती वेग धारा से हिंदी कहानियां प्रस्फुटित नहीं होती हैं जिस शक्तिमत्ता के लिए आज हम हिंदी कहानियों को जानते हैं, या जैसी कहानी 1915 में उसने कहा था के रूप में हमारे सामने आती है। इस प्रकार से जब प्रेमचंद का हिंदी कहानियों के लिए पदार्पण होता है, तब वास्तव में हिंदी कहानी के बनने का समय था। हिंदी कहानी बन रही थी और इस बनते हुए परिदृश्य में आपको प्रेमचंद की साहित्य यात्रा का मूल्यांकन करना होगा। कहना न होगा कि कथा सम्राट प्रेमचंद ने हिंदी को पाला पोसा, बड़ा किया और उसे एक संस्कार दिया। प्रेमचंद ने कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने एक पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। अपने बाद की एक पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित कर प्रेमचंद ने साहित्य को आम आदमी और जमीन से जोड़ा। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। कथा सम्राट प्रेमचंद का कहना था कि साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। यह बात उनके साहित्य में उजागर भी हुई है। प्रेमचंद ने साहित्य को सच्चाई के धरातल पर उतारा। उन्होंने जीवन और कालखंड की सच्चाई को पन्ने पर उतारा। वे सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, जमींदारी, कर्जखोरी, गरीबी, उपनिवेशवाद पर आजीवन लिखते रहे। प्रेमचंद की ज़्यादातर रचनाएं वास्तव में देखा जाए तो गरीबी और दैन्यता की कहानी कहती है। एक मायने में तो प्रेमचंद को ग्राम्य जीवन का कथाकार कहा ही जाता है। अगर आप गोदान पढ़ें तो गोदान उपन्यास में आपको दो कथाएं समानांतर रूप से चलती हुई दिखाई देंगी। कुछ आलोचकों ने
आरोप भी लगाया कि ये दो कथाएं आपस में मिलती नहीं हैं और समानांतर चलती हैं, इसलिए उपन्यास का शिल्प कमजोर हो जाता है। हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा इस बात की करेंगे कि गोदान उपन्यास में जो ग्राम्य जीवन है वह वास्तव में शहरी जीवन के चित्रण पर कितना प्रभावी है। यदि देखा जाए तो गोदान उपन्यास का ग्राम्य जीवन ही गोदान उपन्यास का प्राण है। और यही प्राणवत्ता उसे अमर बनाती है। वास्तव में प्रेमचंद की रचनाओं के नायक ऐसे हैं जिसे भारतीय समाज अछूत और घृणित समझता था। कई रचनाओं में ऐसे नायकों को लेने का जोखिम उठाया प्रेमचंद ने, जिन्हें उस समय का समाज एक खास किस्म की अनटचेबिलिटी की ओर ले जाता है। जैसे आप अगर कफन कहानी पढ़ें और उसके दो मुख्य पात्रों घीसू और माधव की चर्चा करें तो घीसू और माधव समाज के आखिरी सिरे के पात्र हैं। वे समाज का जो मध्य वर्ग है न तो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, न उच्च वर्ग उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, और यहाँ तक कि एक आम जीवन जीते गरीब व्यक्ति का भी प्रतिनिधित्व नहीं करते। वे गरीबी और दैन्यता से घिरे हुए ऐसे व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें समाज ने एक परंपरा के तौर पर हिकारत भरी नजरों से देखना स्वीकार कर लिया था। भाषा के स्तर पर प्रेमचंद की भाषा बेहद सरल और सहज है। आम बोलचाल की भाषा में प्रेमचंद अपनी कथा यात्रा प्रारंभ करते हैं, और उससे भी महत्वपूर्ण है प्रगतिशील विचारों को धारण करते हुए दृढ़ता से दिए गए उनके तर्क। यही तर्क और इन्हीं तर्कों के कारण जब 1936 में पहला अधिवेशन हुआ प्रगतिशील लेखक संघ का, तो उन्हें सभापति के पद पर आमंत्रित किया गया। लेकिन वहां पर प्रेमचंद प्रगतिशील शब्द को लेकर के चिंतित थे। उनका मानना था कि लेखक तो स्वभाव से ही प्रगतिशील होता है, और जो ऐसा नहीं है वह तो लेखक नहीं है। ऐसे में इस प्रगतिशील लेखक संघ में से प्रगतिशील शब्द को हटा दिया जाना चाहिए। यह बात और है कि उस दौर के प्रगतिशील लेखक संघ ने और बाद के समय में भी, यहाँ तक कि आज भी, यह बात प्रेमचंद की स्वीकार नहीं की गई। अब हम प्रेमचंद की रचनाओं को संक्षेप में समझेंगे। प्रेमचंद बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न थे। उन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, संपादकीय, संस्मरण आदि अनेक रूपों और विधाओं में साहित्य की रचना की। मुख्य रूप से तो उनकी ख्याति कथाकार के तौर पर हुई, और अपने जीवन काल में ही वे उपन्यास सम्राट की उपाधि से सम्मानित हुए। हालांकि यह बहुत ही विवाद का विषय है कि उनके उपन्यास ज्यादा महत्वपूर्ण हैं या उनकी कहानियां ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। यह बहुत ही विवाद का विषय है कि उनके उपन्यास ज्यादा महत्वपूर्ण हैं अथवा उनकी कहानियां ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और यह विवाद मैं आप लोगों के बीच रखता हूं। आप स्वयं विचार करें कि आप प्रेमचंद के किस रूप को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। उन्होंने कुल 15 उपन्यास, 300 से भी ज्यादा कहानियां, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें और हजारों पृष्ठों के लेख, संपादकीय, भाषण, भूमिका, पत्र आदि की रचना की। लेकिन जैसा कि हमने अभी चर्चा की, उनकी ज्यादा ख्याति उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में ही उन्हें वो ख्याति मिली। प्रेमचंद की दूसरी विशेषता है कि उन्होंने हिंदी और उर्दू
दोनों भाषाओं में पूरे अधिकार से लिखा। उनकी अधिकांश रचनाएं मूल रूप से उर्दू में लिखी गईं, लेकिन उनका प्रकाशन हिंदी में पहले हुआ। कई लोग ऐसा मानते हैं, यहाँ तक कि शिवरानी देवी ने अपने संस्मरण में भी बताया है कि प्रेमचंद पहले उर्दू में लिखते थे और फिर उसका लिप्यांतरण करते थे, थोड़ा थोड़ा उसमें हिंदी के शब्द भी डालते थे, एक तरीके से लिप्यांतरण करते थे। 33 वर्षों के रचनात्मक जीवन में वह साहित्य का ऐसी विरासत सौंप गए हैं जो वास्तव में अमूल्य है और आकार की दृष्टि से असीमित। आप आकार देखें प्रेमचंद के साहित्य का तो बहुत विशाल साहित्य है। मानसरोवर जो माफी चाहूंगा, फोन आने लगा है, काटना पड़ा। मानसरोवर 8 खंडों में प्रकाशित है, जो उनकी कहानियों का संकलन है। इससे आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कितनी मात्रा में लिखा है। उपन्यास, प्रेमचंद के उपन्यास न केवल हिंदी उपन्यास साहित्य में, बल्कि देखा जाए तो संपूर्ण भारतीय साहित्य में मील के पत्थर हैं। प्रेमचंद मूल रूप से उर्दू के लेखक थे, आपको मैंने अभी बताया, और उर्दू से फिर हिंदी में आए। उन्होंने सेवा सदन उपन्यास से हिंदी उपन्यास की दुनिया में प्रवेश किया। यानी हिंदी में पहला उपन्यास है सेवा सदन। यह उपन्यास 1918 में हिंदी में प्रकाशित हुआ। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि यह उपन्यास मूल रूप से उन्होंने बाजारे हुस्न नाम से पहले उर्दू में लिखा था, और उर्दू में बाजारे हुस्न नाम से लिखने के बाद उन्होंने इसे सेवा सदन के रूप में हिंदी में प्रस्तुत किया। और रोचक तथ्य यह है कि सेवा सदन पहले प्रकाशित है, बाजारे हुस्न बाद में। सेवा सदन एक नारी के वेश्या बनने की कहानी है। इसके बाद किसान जीवन पर उनका पहला उपन्यास प्रेमाश्रम, यानी 1921 में प्रकाशित हुआ, आया। इसका मसौदा भी पहले प्रेमचंद ने उर्दू में गोशाए आफियत नाम से तैयार किया, लेकिन सेवा सदन की ही बात इसे पहले हिंदी में प्रकाशित कराया। प्रेमाश्रम किसान जीवन पर लिखा हिंदी का संभवतः पहला उपन्यास है। ये बात आपको जाननी चाहिए कि प्रेमाश्रम पहला उपन्यास है जो किसान जीवन का चित्रण करता है हिंदी में। यह अवध के किसान आंदोलनों के दौर में लिखा गया। इसके बाद 1925 में रंगभूमि, 1926 में कायाकल्प, 1927 में निर्मला, 1931 में गबन, 1932 में कर्मभूमि से होता हुआ उनका यह औपन्यासिक सफर 1936 में गोदान उपन्यास के माध्यम से पूर्णता को प्राप्त होता है। रंगभूमि में प्रेमचंद एक अंधे भिखारी सूरदास को कथा का नायक बनाकर हिंदी कथा साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव का सूत्रपात करते हैं। आप देखें प्रेमचंद के नायकों की दशा देखें, किस प्रकार से प्रेमचंद नायक चुनते हैं अपने साहित्य का, अपनी कृतियों का, और उन्हें किन वर्गों से के प्रतिरूप के रूप में स्थापित करते हैं। और उससे भी अधिक रोचक है, आप उनकी रचनाओं को पढ़ने के क्रम में देखें कि जो नायक हैं और रचनाओं के विभिन्न पात्र हैं, उनके नामकरण किस प्रकार से हैं। आप उनके नामों को देखें तो आप हतप्रद रह जाएंगे, प्रेमचंद की भाषिक योग्यता के दिग्दर्शन होंगे। अब हम संक्षेप में प्रेमचंद की कहानियों के बारे में भी जान लेते हैं। उपन्यासों के साथ साथ प्रेमचंद की कहानियों का सिलसिला भी लगातार चलता रहा। प्रेमचंद ने मुख्य रूप से ग्रामीण जीवन व मध्यवर्गीय जीवन पर कहानियां लिखी। उनकी पहली उर्दू कहानी
दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कानपुर से प्रकाशित होने वाली जमाना नामक पत्रिका में 1908 में छपी। प्रेमचंद के कुल 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। इनके नाम है सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानसरोवर भाग 1 व 2 और कफन। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों में यह नाम लिए जा सकते हैं: पंच परमेश्वर, गुल्ली डंडा, 2 बैलों की कथा, ईदगाह, बड़े भाई साहब, पूस की रात, कफन, ठाकुर का कुआं, सदगति, बूढ़ी काकी, तावान, विध्वंस, दूध का दाम, मंत्र। ये सब प्रेमचंद की बहुत प्रमुख कहानियां हैं। नाटक। प्रेमचंद ने 3 नाटकों की रचना की। 1923 में प्रकाशित संग्राम, 1924 में प्रकाशित करबला और 1933 में प्रकाशित प्रेम की बेदी। ये 3 नाटक हैं। ये नाटक शिल्प और संवेदना के स्तर पर अच्छे हैं, लेकिन अगर प्रेमचंद की कहानियों और उपन्यासों से उनकी तुलना की जाए तो जो ऊंचाई प्रेमचंद को कहानियों और उपन्यासों में प्राप्त है, वह ऊंचाई प्रेमचंद नाट्य क्षेत्र में प्राप्त नहीं कर सके। प्रेमचंद संवेदनशील कथाकार ही नहीं थे, बहुत ही श्रेष्ठ अनुवादक और संपादक भी थे। उन्होंने हंस, माधुरी, जागरण आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते हुए व तत्कालीन अन्य सहगामी साहित्यिक पत्रिकाओं चाँद, मर्यादा, स्वदेश आदि में अपनी साहित्यिक व सामाजिक चिंताओं को लेखों या निबंधों के रूप में अभिव्यक्त करते हुए अपना साहित्यिक योगदान दिया। जिस युग में प्रेमचंद ने कलम उठाई थी, उस समय उनके पीछे ऐसी कोई ठोस विरासत नहीं थी और न ही विचार और प्रगतिशीलता का कोई मॉडल ही उनके सामने था। मॉडल था तो केवल एक, बांग्ला साहित्य और थोड़ा बहुत मराठी साहित्य। इन्हीं 2 साहित्यों के समानांतर और इन्हीं 2 साहित्यिक भाषाओं से सीखते हुए हिंदी के साहित्यकार विकसित हो रहे थे। उस समय बंकिम बाबू थे, शरद चंद्र थे, इसके अलावा टॉलस्टॉय जैसे रूसी उपन्यासकार थे। इसीलिए अब आपको देखना होगा कि प्रेमचंद क्या सीख रहे हैं और क्या खुद गढ़ रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे, अन्य उच्चतर कक्षाओं में करेंगे कि प्रेमचंद ने कहाँ किन भाषाओं से क्या क्या सीखा और फिर उस सीखे हुए में से खुद को कैसे साकार किया। लेकिन यह आपको समझना होगा कि प्रेमचंद ने जो भी रचनाएं की वे आज हमारे लिए एक क्लासिकी का दर्जा प्राप्त कर चुकी हैं। धन्यवाद।